हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का डेटा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3, जिसका नेम है डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इसके हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड रिडंडेंसी एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज एंड सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं अपना सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी। व्हाट इज सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी? क्या होता है सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी? इसका मतलब होता है कि हम एक रिलेशन के अंदर से एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से क्या चीज फाइंड कर पा रहे हैं, और वो चीज जो हम फाइंड कर पा रहे हैं दैट इज यूनिक। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी दूसरी पे अगर डिपेंड कर रही है तो वो यूनिक चीज वैल्यू फाइंड करे। ठीक है, उसकी वैल्यू उससे मतलब यूनिक ही निकले हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर जैसे नेम है, ठीक है, आपका नेम नेम के बेसिस पे अगर आप कोर्स ढूंढने जाओगे, हो सकता है एक कॉलेज के अंदर दो प्रीति अवेलेबल हैं। अब एक प्रीति ने इनरोल किया है फॉर बीसीए, एक प्रीति ने इनरोल किया है फॉर बीबीए। ठीक है, अब कॉलेज में अगर मैं नेम के रिस्पेक्ट में ढूंढने जाऊंगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि मुझे सिर्फ नाम पता है, आई डोंट नो इनरोलमेंट नंबर एंड समथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ मुझे नेम पता है, अब नेम के बेसिस पे मैंने ढूंढा द नेम प्रीति। तो अब उसके बाद में मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, बीसीए एंड बीबी। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं? तो ऐसी डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसी जो रहेगी वो कैसी होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट है, उससे जब आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को फेच करो तो आपकी जो वैल्यू आए वो डिफरेंट आए, यूनिक आए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसकी छोटी सी एक हम इंफॉर्मेशन लिख भी लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। तो लिखते हैं सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, अ डेटाबेस is a collection of related information। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप लिखते टाइम टाइम वेस्ट करते हो, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख सकते हो या इस पर्टिकुलर चीज को स्किप कर सकते हो। इज देयर फोर, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि अगर आप साथ के साथ नोट बनाओगे तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। That some items of information in the DB would depend on some other items of information। ठीक है, कि हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके कुछ एट्रीब्यूट या आप बोल सकते हैं कुछ आइटम दूसरे आइटम्स के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है, तो उसको बोलेंगे सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी। अब ये जो सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सिंगल वैल्यू होता है इसको भी मैं समझा देती हूँ क्या क्या चीजें सिंगल वैल्यू होती है। तो ये जो सिंगल वैल्यू फैक्ट की बात हो रही है, सिंगल वैल्यू फैक्ट, तो ये होते हैं हमारे जैसे नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसके बाद में जो मल्टी वैल्यू होती है, मल्टी वैल्यू फैक्ट, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन किसी बंदे की एक नहीं होती। अगर आप भी अपनी क्वालिफिकेशन देखोगे तो वो भी क्या है, अभी 10th भी कर लिया आपने और 12th भी कर लिया, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई? 10th एंड 12th। मतलब एक तो नहीं रही ना, मतलब दो उसमें ऐड हो गई, तो कभी भी क्वालिफिकेशन किसी भी छोटी सी नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारी वैल्यूज आपकी आएंगी क्वालिफिकेशन। ठीक है,
अब किसी ने, आपने 10th और 12th कर लिया, अब कुछ टाइम बाद आप ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर आफ्टर सम टाइम आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर हो सकता है कुछ लोग डॉक्टरेट भी कर ले। तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगी, क्वालिफिकेशन धीरे 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 मल्टी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी। ऐसे क्या हो गया कि एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को क्या होता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दैट अन इंस्ट्रक्टर, या फिर टीचर लिख लो, इंस्ट्रक्टर टीच, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे मेरे पास में एक ईआर डायग्राम है, तो ईआर डायग्राम के अंदर हमें पता है कैसे बनाते हैं, ये होता है हमारा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब ये एंटिटी का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि रिलेशन का नेम, यानी कि टेबल का नेम। इसका कुछ इनरोलमेंट नंबर होगा, स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, इसका एड्रेस होगा, एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हम छोटी सी चीजें ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब इस स्टूडेंट के पास में और भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे इसने इनरोल किया है फॉर सम कोर्स, कौन सा कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल में मिलेगी, कोर्स आईडी हो जाएगा आपका कोर्स का नेम। फिर इसके बाद में आपके पास में है कोर्स, अब आपके पास में आ जाएंगे कि ये वाला कोर्स जो है ये कौन टीच करता है, ठीक है, कौन सा टीचर है। अब उन टीचर का कुछ नेम होगा, तो हम इंस्ट्रक्टर या टीचर का नेम ही लिख देते हैं, टीचर का आईडी लिख देते हैं पहले, ठीक है, टीचर आईडी, टीचर की आईडी एंड टीचर का नेम, या फिर ऑफिस कहाँ पे है, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी, इसके बेसिस पे आपको क्या मिल रहा है, स्टूडेंट एंटिटी के अंदर अगर आपको किसी का इनरोलमेंट नंबर पता है तो आप क्या ढूंढ सकते हो, नेम, और एक्चुअली ना यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन है बिकॉज ये क्या है, हमारी प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट का नेम ढूंढ सकते हैं हम, एड्रेस ढूंढ सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो हम ढूंढ सकते हैं। अब ऐसी क्या है, कोर्स एंटिटी के अंदर अगर आप देखोगे, कोर्स एंटिटी में आप कोर्स आईडी अगर आपको पता है तो आप क्या ढूंढ सकते हो, कोर्स का नेम ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि टीचर की आईडी क्या है, टीचर एंटिटी के अंदर, तो आप क्या ढूंढ सकते हो, टीचर आईडी की हेल्प से टीचर का नेम क्या है, या फिर और भी इंफॉर्मेशन अगर उसमें है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी की होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है ये काम करने के लिए, यानी कि डिपेंडेंसीज को ढूंढने के लिए, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में अवेलेबल है तो उससे आप किसी दूसरे इंफॉर्मेशन को इजीली निकाल सकते हो विद एक्यूरेटी और यूनिकनेस, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि अभी हम नॉर्मल फॉर्म्स करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब कोई नॉर्मल फॉर्म्स को चेंज करते हैं ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, या फिर हम रेक्टिफाई करते हैं कि कौन सी फॉर्म है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, कौन सी टेबल, और कौन सी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो वो सारी चीजों के लिए हम ये यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है मैम, ये बताओ पहले, ठीक है। तो पहले हम वही पढ़ते हैं, तो सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेशन। अब ये जो हमने पढ़ा ना, सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेशन और मल्टी वैल्यू नॉर्मलाइजेशन, तो अभी के सिलेबस में
जब हम बीसीए कर रहे हैं तो अभी आपके पास में सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज है, ठीक है, अभी के कोर्स में। इसके बाद में भी शायद आपके पास में डेटाबेस दोबारा होता है, या फिर आपका एमसीए के अंदर है, हाँ एमसीए के अंदर है आपका, उस कोर्स के अंदर आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी सिखाया जाता है। लेकिन अभी हमारा सिलेबस के अंदर सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो हम वही पढ़ेंगे। अब इस डिपेंडेंसीज के अंदर भी हमारे पास 4 नॉर्मल फॉर्म आती है। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास में ना रिडंडेंसी की बहुत प्रॉब्लम आती है, और उसके रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारी एनोमलीज थी, जैसे इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, और फिर अपडेशन एनोमली। तो उन एनोमलीज को हमें क्या करना होता है, हटाना हटाना होता है या फिर रिड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से हम इन नॉर्मलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, ताकि हम उन एनोमलीज को रिड्यूस कर सके, ठीक है, और अपनी जो भी आपका पर्टिकुलर टेबल है उसको अच्छे से बना सकें, ठीक है, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे पास इसमें कुछ नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम 1NF बोलते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम 2NF बोलते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 3NF। फिर उसके बाद है हमारे पास बायस कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे तब भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है ना, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जितने भी आपकी जितनी टेबल होगी ना, टेबल के अंदर एक सेल के अंदर, मैं बोल रही हूँ सेल, ठीक है, सेल के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा नहीं। अब एक ही वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमारी जो है रिपीटिशन बढ़ जाएगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम बाकी नॉर्मल फॉर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक सेल के अंदर एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। एट्रीब्यूट डोमेन जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। यूनिकनेस मतलब इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगी, कॉलम कॉलम के नेम के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। बाकी स्टोर जब आप करोगे तो यहाँ पर ऑर्डर में मतलब आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी मर्जी है। देखो ये जैसे यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फोन नंबर है, स्टूडेंट स्टेट है और स्टूडेंट की कंट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो राम है, अब ये राम के ना 2 फोन नंबर है, पर मैंने भी बोला कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें देखना होता है कि टेबल के अंदर हर जितनी भी आपके पास में टेबल के अंदर जितने सेल हैं उन सभी सेल के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट का फोन नंबर है तो एक ही फोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए, दूसरे फोन नंबर के लिए आप दूसरा सेल यूज करोगे, तो इसके लिए हमें इस डेटा को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ताकि इंफॉर्मेशन निकालते समय हमें थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हटाया, तो यहाँ से इसका जो नेम होगा मतलब फोन नंबर जो होगा वो आप कहीं पर भी लिखो, 978 को चाहे ऊपर लिख दो, चाहे 21 वाला फोन नंबर नीचे लिख दो, वो आपकी मर्जी है। बाकी सारी चीजें देखो, अब इसको जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्टूडेंट नंबर 1123, स्टूडेंट का नेम राम 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 और सुरेश, फिर स्टूडेंट का फोन नंबर वो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी कि एक फोन नंबर एक कॉल एक सेल में। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ पर दी। स्टूडेंट का स्टेट हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब, ठीक है, इस तरीके से मतलब हरियाणा 2 बार रिपीट होंगे। उसके बाद में स्टूडेंट की कंट्री, जिसके अंदर हमारे पास इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया आप अब ये चाहे मतलब इसको हम रिपीट ही करेंगे तो इंडिया ऊपर भी लिखेंगे, तो इंडिया 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 सब में आ जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पर हमें लिखना है, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सबसे आसान होती है, इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि एक सेल में एक ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर रिपीट हो रही है तो उसके लिए दूसरी रो बना दो, ठीक है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। अब आप बोलोगे क्या होता है ये पार्शियल डिपेंडेंसी, पहले वो बताओ। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है तो हम प्राइमरी की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैंडिडेट की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो कैंडिडेट की का पार्ट है, ठीक है,
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मानो आपके पास में कोई, हम एक वो ले लेते हैं, देखिए एक रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, एक रिलेशन ले लेते हैं। जैसे आपके पास में रिलेशन है ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने अभी आपको डिपेंडेंसीज पढ़ाई हैं, तो उसके बेसिस में यहाँ पर हमारे पास में ए और बी है जो, वो सी को ढूंढ रहा है। अगर डी है तो वो ई को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ना, मतलब आप प्राइमरी की जानते हो ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, या कैंडिडेट की किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हम इनका क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। ए बी, ए से अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप सारे एट्रीब्यूट नहीं ढूंढ सकते, बी से अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे, सी से अगर अकेले निकालने की कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल है, डी से निकालोगे अकेले तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और ई से निकालोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं। अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके जो राइट हैंड साइड पे जो जो एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ पर देखो इसको आप रखो ए बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी आपका नहीं है ना इस साइड, ठीक है, और डी भी नहीं है, तो ए बी हम क्लोजर में लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अभी के लिए, इसकी प्राइमरी की। तो यहाँ से अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो ए बी से ए बी मिल जाएगा, फिर ए बी से सी मिल जाएगा, फिर हमें पता है कि हमारे पास डी अवेलेबल है, तो डी से आप ई को ढूंढ सकते हो, तो ए बी डी के क्लोजर में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नौ, मतलब इसका कैंडिडेट की। अब आप देखो जो इस कैंडिडेट की का हिस्सा है, ठीक है, जो इस कैंडिडेट की के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ए बी एंड डी, इनको हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट। और जो आपका इसका हिस्सा नहीं है, दैट इज डी, नहीं 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 नहीं, सी नहीं है एंड ई नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये जो प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बताया कि पार्शियल डिपेंडेंसी, तो ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है दैट इज, अगर आपका, मैं इधर लिख भी देती हूँ, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है अगर आपका प्राइम एट्रीब्यूट पी ए अगर किसी प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ रहा है, नहीं, अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ रहा है, सॉरी फॉर मिस्टेक, अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये हमें क्या करनी है, रिमूव करनी है। अब इस क्वेश्चन में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डी है वो ई को ढूंढ रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पार्शियल एट्रीब्यूट, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है डी, क्योंकि हमारा डी इधर आ रहा है, और जो ई है दैट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 2NF में नहीं है। तो ये वाली जो टेबल है वो 2NF में नहीं है, तो हम इसको 2NF में बनाएंगे। तो 2NF में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए बी सी का एक रिलेशन बना देंगे। रिलेशन वन जो बनेगा ए बी सी के लिए बनेगा, फिर सेकेंड रिलेशन जो बनेगा आपका डी ई के लिए बनेगा। मतलब जो अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा, अपने आप कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम निकाल देंगे। जैसे ग्रुप में क्या होता है कि अगर कोई बंदा अपनी कुछ ज्यादा चलाने की कोशिश करता है तो सब उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, तो आफ्टर मतलब सम टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन को उस ग्रुप में से निकाल के बाहर ही फेंक दिया जाता है, ठीक है, जिसकी उसके साथ बन रही होती है उसको भी। तो यहाँ से सेकंड भी हमारा अलग हो गया, ठीक है, डीई को अलग बना देंगे। उसके बाद में जो आपकी रिलेशन की की होती है, ठीक है, जैसे ए बी डी हमारी की है तो वो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है पूरी, तो ए बी डी हमारी प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन की के लिए भी हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे ताकि हमारी सारी वैल्यू रहे, बाकी मतलब इधर उधर ना हो,
ठीक है, यानी कि एबीडी की इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास में अवेलेबल रहे, कि मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी भी है इन फ्यूचर तो हमें मिल जाए। ठीक है, कोई भी इधर उधर मिसमैच ना हो जाए। तो इस तरीके से हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं और ऐसे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको बनाते हैं और इसको डिपेंडेंसीज को हटाते हैं। आप इसको मतलब टेबल की फॉर्म में बनाओ, टेबल की फॉर्म में यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख दो और उसके बाद में उसको करने की कोशिश करो। इसी को आप एक बार दोबारा समझो एंड देन उसके बाद में क्वेश्चंस को ट्राई करना। बस क्या रखना है ध्यान में, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करेगा तो उसको हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप टेबल लिखना चाहते हो तो टेबल भी बनाकर उसको कर सकते हो, कि अगर हमारे पास में ये टेबल ही हो गई तो उसके लिए मैंने आपको ये ऐसे समझा दिया। ठीक है, सेकेंड के बाद थर्ड आता है 3NF। अब ये जो 3NF है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रिवियल रिमूव कर देते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, रिमूव करते हैं इसके अंदर हम 3NF में ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसको, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर टेबल 3NF में नहीं है। ठीक है, तो 3NF में होने के लिए उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल वैसे ही ले लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है, समझ में भी आ जाता है कि कैसे हम टेबल के अंदर अगर डेटा भरेंगे और उसके बाद में करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, रिलेशन लेते हैं एक R। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं A B C D। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी भी है, A B को ढूंढ रहा है, फिर B C E को ढूंढ रहा है। ठीक है, और C जो है वो किसको ढूंढ रहा है, D को ढूंढ रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक ई भी है, वो मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए बी को ढूंढ रहा है, बी सी को ई को ढूंढ रहा है और सी डी को ढूंढ रहा है। अब इसके बेसिस पे आप क्या करो, सेम वही हम इसके अंदर सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारा जो कैंडिडेट की है वो क्या होने वाला है। तो कैंडिडेट की अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास में इस साइड में कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो ए और सी आपकी इस साइड में प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपने ए और सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे कि ये सारी वैल्यू दे पा रहे हैं क्या। तो इसका क्लोजर निकाल के देखो, ए से ए मिल जाएगा, फिर ए से बी मिल जाएगा, फिर बी से हमारा ई मिल जाएगा और बी की है ई की हेल्प से हम कुछ ढूंढ नहीं पा रहे तो सी की वैल्यू से हम डी ढूंढ लेंगे। तो सी हमारे पास अवेलेबल था, तो सी और डी, तो ये हमारे हो गए हमारे पास इसका एट्रीब्यूट। अब इसके बाद मैंने बोला कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, हाँ अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढे तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज बी। बी नॉन प्राइम हो गया ना, प्राइम एट्रीब्यूट मतलब ए एंड सी जो कैंडिडेट की का हिस्सा है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज बी डी एंड ई। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया कि बी और ई दोनों ही नॉन प्राइम है, एनपीए है और ये भी एनपीए है। तो अगर ये ढूंढे एक दूसरे को तो मतलब इनको अलग कर। ऐसी सी जो है प्राइम एट्रीब्यूट है और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये हमारी दूसरी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी हम पहले अपनी पहली दिक्कत शांत करते हैं, इसको रिमूव करके टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारी पहली टेबल होगी जो वो किसके लिए बनेगी, ए बी और ई के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को ढूंढ पा रहे हैं ना, ए से बी मिल जाएगा फिर बी से ई मिल जाएगा, तो इसके लिए पहली टेबल बनानी। फिर सेकेंड टेबल जो हम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हम ढूंढ क्या क्या अपने आप में ज्यादा बन रहा है। तो सी और डी अपने आप में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कह रहे नहीं हम
मतलब प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये मतलब ये हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ढूंढ रहा है, ठीक है, हम इनको अलग कर देते हैं। तो इनको अलग कर दिया। फिर R3 के अंदर हम देखेंगे, अब कहीं पर भी देखो A और C साथ में नहीं आ रहे, तो हमें वैल्यू को प्रिजर्व भी करके रखना है कि इन लास्ट में हमारा जो डेटा रहे वो हमें मिल जाए, लॉस ना हो। तो इसके लिए हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको प्राइम मतलब की को भी एक जगह रख दिया। तो तीन हमारी क्या बन गई, इसके अंदर टेबल बन गए, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं, दैट इज बायस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। बायस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर ना आपने देखा कि प्राइम एट्रीब्यूट से काम चल जा रहा था, लेकिन यहाँ हम प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सीधे हमारी सुपर की से होनी चाहिए, ठीक है। वो सीधे हमारे कोई भी एक की वैल्यू से रिलेट करनी चाहिए, यानी कि कोई भी सुपर की अगर आपकी किसी भी उसको ढूंढ रही है, प्राइम एट्रीब्यूट हो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो कोई भी हो मतलब नहीं, पर एट्रीब्यूट जो भी होगा वो हमारी सीधा का सीधा कौन ढूंढेगा, हमारी एक कोई भी सुपर की, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, BCNF रिक्वायर्ड that each non-trivial dependency in a table is a dependency on a candidate key. ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक टेबल ले ली और उस टेबल का हमने एक नाम रख दिया बुक, ठीक है। अब इस बुक की हेल्प से ठीक है, इस बुक के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बुक की आईडी, टाइटल, ऑथर, ऑथर की आईडी, ठीक है, ऑथर का नेम, नेम लिख देती हूँ, और फिर है हमारे पास में ऑथर की नेशनैलिटी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में है, जैसे हमने इस टेबल को देखा, अब यहाँ पे हमारी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि हमारी कुछ लाइक टाइटल किसी और को ढूंढ रहा है, ऑथर किसी और को ढूंढ रहा है, तो उस डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बाइस कोड का यूज करेंगे, यानी कि जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए हम अलग टेबल बना देंगे, ठीक है। जैसे टाइटल ऑथर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या नेम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे और दूसरी टेबल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर भी हटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे ऑथर अलग कर देंगे, ठीक है। जो जो ढूंढने की कोशिश करेगा तो ऑथर्स के नाम से अलग टेबल बन जाएगी, जो किस किस को रखेगा अपने पास में, ऑथर आईडी को, ऑथर के नेम को, और ऑथर की नेशनैलिटी को, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बुक के लिए हम अलग कॉलम बना देंगे, टेबल बना देंगे, जिसके अंदर हम बुक की सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। बुक की आईडी, टाइटल और ऑथर की आईडी, ताकि हम इन दोनों को बाद में जोड़ भी सके और हमारी इंफॉर्मेशन इधर उधर ना हो। तो आई होप कि आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज और नॉर्मल फॉर्म समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।